जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके लिए आए हैं जीडी और यूपीपी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, और इनकी परीक्षाएं फरवरी में संभावित हैं। डेट आगे बढ़ेगी पीछे बढ़ेगी वो होती रहेगी, लेकिन जो है वैकेंसी आ चुकी कंफर्म है। और दोनों वैकेंसी को मिला लिया जाए तो लगभग आपके पास 1.5 लाख की वैकेंसी तैयार है। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी के लिए जुट जाना है। ठीक है, और जो है 25 दिसंबर जो कि बर्थडे था 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और बाबा योगी ने आप लोगों को उपहार दे दिया है। 3 साल की छूट दे दी है वैकेंसी में। 3 साल की जो यूपीपी वाली वैकेंसी है उसमें 3 साल की आपको क्या दे दी है, छूट दे दी है। तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा हो गया है। ठीक है ना, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यूपीपी और जीडी के लिए जो वैकेंसी हमने देखा है, सिलेबस का जो है, सिलेबस के रिकॉर्डिंग जो साइंस का सिलेबस है, मैं साइंस को लेके आया हूं। तो जो साइंस का सिलेबस है लगभग एकदम मैच करता हुआ है। ठीक है, तो उस सिलेबस को मैंने अपने तरीके से रेडी किया है, और अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट, पक्का आपको बेनिफिट होगा। समझ रहे हैं? तो अब वैकेंसी नहीं आनी थी, आई थी, उससे पहले जो है कुछ व्यथा अलग थी, और वैकेंसी आ गई है तो व्यथा अलग हो गई है। प्लस बाबा ने छूट भी दे दिया है आप लोगों को। तो उसी पर एक अटल जी की 2 पंक्ति सुनाता हूं और अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो जब वैकेंसी नहीं आया था तो क्या स्थिति थी? ठीक है, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी। ठीक है, ये स्थिति तब थी जब वैकेंसी नहीं आई थी, और आप लोग परेशान थे, वैकेंसी नहीं आ रही, कैसे क्या होगा, उसको लेकर के चिंतित थे। अब वैकेंसी आ गई है, ठीक है, और मन में अलग खुशहाली आ गई है। तो अब उसके आगे हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसी पंक्ति के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये पीवाईक्यू से हमने लिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। सिलेबस को मैं जो है क्वेश्चन इसी पीवाईक्यू के माध्यम से अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसमें आपको बड़ी मजा आने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, और ये मैं लिखा इंग्लिश में हिंदी में दोनों में है, लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि जो यूपीपी और जीडी वाले जो बच्चे हैं हिंदी माध्यम के ज़्यादा हैं और इंग्लिश माध्यम के कम हैं। तो प्रश्न दोनों में रहेगा। मैं कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल चलने की, लेकिन मैं हिंदी में फोकस ज़्यादा करूंगा। ठीक है, देखिए, रिडॉक्स प्रतिक्रिया को पहचाने। ठीक है, रिडॉक्स प्रतिक्रिया को पहचानिए कि ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें से कौन सी अभिक्रिया जो है रिडॉक्स प्रतिक्रिया को पहचानना है। ठीक, कौन सी है आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए देखिए, CaCO3 CaCO3 को हीट किया गया है तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीजन मिला है। लेड को कॉपर क्लोराइड से हीट किया गया तो लेड क्लोराइड और Cu मिला है। लेड नाइट्रेट को सल्फर से कराया गया है तो लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl से कराया गया तो MnCl2 और वाटर मिला हो, Cl2 मिला है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है कि रेडॉक्स प्रतिक्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले रेडॉक्स प्रतिक्रिया होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक पेज लेते हैं। तो रेडॉक्स प्रतिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया आपसे पूछ रहा है होती क्या है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो क्या होता है, ठीक है, इसमें रेडॉक्स मतलब होता है वह अभिक्रिया, यानी कि वह रिएक्शन, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन
अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स प्रतिक्रिया पहले आपको यह पता होना चाहिए, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है यह पता होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का बढ़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का निकलना। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का बढ़ना या जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, यह कहलाता है क्या आपका ऑक्सीकरण। इसी को उल्टा कर लीजिए, अपचयन। अपचयन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना या बढ़ना, ठीक है, और ऑक्सीजन का निकलना। इन दोनों में से कुछ अगर हो रहा होता है, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा क्या? अपचयन कहलाता है। तो पहले बात, रेडॉक्स का अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का बढ़ना या जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, यह कहलाता है ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, यह आपका कहलाता है क्या? अपचयन। उस हिसाब से फिर हम अपनी रिएक्शन को देखेंगे। तो हम अगर देखें प्रश्न के अनुसार देखें तो देखिए क्या हो रहा है। प्रश्न के अनुसार MnO2 4HCl MnCl2 इस अभिक्रिया को हम लेते हैं, चयन करते हैं डी ऑप्शन को, ठीक है। रिएक्शन देखिए, तो MnO2 4HCl MnCl2 H2 प्लस Cl2 मैंने लिया है, ये वाली MnCl2 2H2 प्लस Cl2, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आपका मैग्नीशियम से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पे ऑक्सीजन हट गया है, यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पे ऑक्सीजन हट गया है। तो ऑक्सीजन को हटना, तो ऑक्सीजन का जो हटना हो, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना या निकल गया, हट गया ऑक्सीजन यहां पे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपचयन। क्या हो गया? यहां पे अपचयन हो रहा है, ठीक। ये आपका यहां पे, एक मिनट, ये आपका यहां पे हो गया अपचयन, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन से जो है आपका हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे क्लोरीन के पास जो है क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, तो क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ये हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, और क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हट गई, तो जब हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अगले इसमें और ऑक्सीजन का निकलना तो क्या कहलाया आपका? अपचयन। तो इसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी मिल गया, इसी में क्या मिल गया? अपचयन भी मिल गया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? आपको रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहा जाएगा। तो आपका जो इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन से हो जाएगा। मैंने जो है सारे ऑप्शन को नहीं चेक कराया क्योंकि अगर सारा चेक कराएंगे बड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम छोटे में कराने की कोशिश की है कि आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग जो है वो ए ऑप्शन यहां पर सही है, ठीक। अगला देखिए, जब मैग्नीशियम
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो रंग कैसा होता है? ठीक है, हरा होता है, पीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौ का रंग कैसा होता है? तो मैग्नीशियम की हम करा दें अगर किससे, ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो पूछा रंग कैसा होता है, तो जो मैग्नीशियम होता है आपका, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो होता है इसका, परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है इसका, 12 होता है मैग्नीशियम का। और ये जो है किस कलर का होता है, ये आपका सिल्वर वाइट होता है, सिल्वर वाइट कलर का होता है। ये मैग्नीशियम जो होता है ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है, यानी कि सफेद कलर का होता है। और जब ये जलेगा तो आपको सीधी सी बात कौन सा फिल्म देगा, सफेद, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम। बाकी मैग्नीशियम की एक क्वालिटी है कि पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं, ये मैं बता चुका हूँ, पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं, और हरी होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कहते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है उसके अंदर, तो पत्तियां हरी होती हैं। कौन सा तत्व तो पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, याद रखिएगा। ठीक है ना। बाकी एक ऐसा होता है सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, जलने पर सफेद कलर देता है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए, H2SO4 का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4 का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, या कह सकते हैं H2SO4 इज द केमिकल फार्मूला फॉर, किसके लिए केमिकल फार्मूला है ये, तो आपको देखा रखा है, पहला दे रखा है म्यूरियाटिक एसिड। तो म्यूरियाटिक एसिड जो होता है ये किसका फार्मूला है, ये आपका है HCl को कहते हैं, याद रखना, HCl को हम म्यूरियाटिक एसिड कहते हैं। नीला विट्रॉल, ठीक है, नीला विट्रॉल जो होता है वो आपका होता है CuSO4, CuSO4.5H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला विट्रॉल बोलते हैं। हरा विट्रॉल FeSO4.5H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, हरा विट्रॉल बोलते हैं। विट्रॉल का तेल, विट्रियल का तेल तो बोलते हैं किसको, H2SO4 को बोलते हैं। ठीक है, H2SO4 को विट्राइल का तेल बताता है। तो प्रश्न के अनुसार आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको हम और क्या बोलते हैं, तो इसे किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अम्लराज, क्या बोलते हैं इसको, अम्लराज बोला जाता है इसको। ठीक है, H2SO4 का इस्तेमाल जो है, ठीक है, पेंट बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इसका पेस्टिसाइड बनाने के लिए, ठीक है, बैटरी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। HCl जो होता है हमारी बॉडी में पाया जाता है, पेट में, स्टमक में, जो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है और फूड को, हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। कौन, HCl। ठीक है, ठीक है। बाकी ये नीला विट्रॉल है, ये भी याद रखिए, पूछा जाता है नीले विट्रॉल का सूत्र बताइए, तो CuSO4.5H2O। हरे विट्रॉल का सूत्र बताइए तो FeSO4.5H2O। इसका सूत्र आपको याद रखना है। म्यूरियाटिक एसिड HCl को कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल, यानी विट्रियल का तेल, ऑयल ऑफ विट्रॉल यानी विट्रल का तेल जो है H2SO4 को कहा जाता है। इसे किंग ऑफ एसिड, अम्लराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप कर सकें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, इसको हम मार्बल बोलते हैं, मार्बल भी कहते हैं इसको हम चाक कहते हैं, चाक भी कहा जाता है इसको। तो चाक कहें, मार्बल कहें, ग्रेनाइट बोलें, ठीक है, तो फार्मूला यही रहेगा। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का यही है। तो मार्बल बोलें, चाक बोलें, ग्रेनाइट बोलें, तो फार्मूला आपका, सूत्र आपका यही रहेगा। इसका इस्तेमाल जो है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बिल्डिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, बिल्डिंग बनाना हो सामान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, को जो है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बता दिया। और इसको कैसे बनाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं किससे,
CO2 से कराते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 से कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन जाएगा आपका, CaCO3 बन जाएगा आपका, और H2O निकल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका स्लैग्ड लाइम, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसको बुझा चूना, बुझा चूना बोला जाता है इसको, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया आपका बुझा चूना बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसका कार्बन डाइऑक्साइड करा दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर आपका निकल जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़िए, किससे कराते हैं, हमने बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका बन गया। इसको हम मार्बल या चाक ग्रेनाइट कहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और ये तो गलत फार्मूला है, ये भी गलत फार्मूला है, ये आपका है, ये भी एक फार्मूला होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम बोला जाता है, ठीक है, क्विक लाइम बोला जाता है। यानी कि ये होता है बुझा चूना, तो हो जाएगा बुझा रहित चूना, बुझा रहित चूना, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, बुझा रहित चूना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हो जाएगा ये आपका मार्बल चाक या ग्रेनाइट बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम या फिर बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा क्विकलाइम हो गया, ठीक है, मार्बल हो गया। स्लैग्ड लाइम हो गया, इसको हम जो है स्लैग्ड लाइम जो होता है इसको हम जो है घरों की जो है पुताई के लिए, घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही, बाकी मैंने और चीजें यहाँ पे बता दी है ताकि अब इसको याद कर लीजिए, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप कर सकें। अगला देखिए पांचवा, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, वह एक फीकी हरी परत प्राप्त कर लेता है, बर्तन किससे बना है। ऑप्शन है आपके पास तांबा, फास्फोरस, लोहा, कार्बन, ठीक है। तो तांबा आपका हो गया, तांबा जो होता है वो आपका कॉपर है, ठीक है। फास्फोरस तो फास्फोरस ही, कोई दिक्कत नहीं, आयरन है यहाँ पे, और ये कार्बन हो गया, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्रश्न के अनुसार अगर हम आंसर देख लें कि क्या आंसर है, तो इसका आंसर है तांबा, प्रश्न के अनुसार इसका तांबा है, ठीक है। कॉपर होता है, कॉपर ठीक है। तो हम जो बर्तन वगैरह बनाते हैं वो हमारा जो है जनरली कॉपर या तांबे का बर्तन बनाते हैं, ठीक है, तांबे का बर्तन का भी प्रयोग किया जाता है। और कॉपर का जो ये परमाणु क्रमांक होता है वो होता है कितना, 29 होता है, ठीक है, 29 होता है, ठीक है। और जो है फास्फोरस का जो होता है परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 15, परमाणु क्रमांक की बात हो रही है, ठीक है, क्रमांक की बात हो रही है, तो 15 फास्फोरस का हो जाएगा। लोहे का होता है 26 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हो जाएगा हमारा 6 होता है, ठीक है, कार्बन का 6। तो ये परमाणु क्रमांक को आपको याद रखना है, ठीक है। लोहा जो है सूत्र इसको Fe से करते हैं, फास्फोरस को P से करते हैं, और तांबा हमारा हो जाएगा कॉपर यानी कि Cu से करेंगे, ठीक है ना। कार्बन का हमारा C हो जाएगा। बात करते हैं थोड़ा कार्बन के बारे में। कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा कंपाउंड यानी सबसे ज्यादा जो यौगिक बनाने का जो गुण होता है वो कार्बन के अंदर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यौगिक बनाने के गुण जो होता है, ठीक है, कार्बन के अंदर होता है, बहुत सारे कंपाउंड ये बना सकता है कार्बन, ठीक है। लोहा जो होता है इसका हम जो है लोहा जो होता है हमारे बहुत सारे जो है बिल्डिंग मटेरियल में या ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है लोहे का, ठीक है। तो ये आपके परमाणु क्रमांक इनको याद कर लीजिए, और प्रश्न का उसका आंसर जो है आपका तांबा है, जो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरके में मौजूद एसिड का रासायनिक नाम कहा जाता है। तो सिरके में जो पाया जाता है उसका रासायनिक नाम है, ऑप्शन दे रखा नाइट्रिक एसिड, चींटी का तेजाब, एसिटिक अम्ल और मेलोनिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है डेट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCHO फार्मिक एसिड, ठीक है। एसिटिक होता है CH3COOH एसिटिक एसिड। और मैलिक एसिड, मालुलिक नहीं है, मैलिक एसिड है इसको, मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक अम्ल कहा जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड हो गया, ये HCHO चींटी का तेजाब कहते हैं। तो पूछा जाता है जो सिरके में, तो सिरके में पाया जाता है ये एसिटिक अम्ल, यानी कि सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी इसको बोलते हैं एथनोइक अम्ल,
एथनोइक अम्ल, अम्ल बोलते हैं इसको, एथनोइक अम्ल बोला जाता है इसको, ठीक है, यानी कि एथनोइक एसिड, ठीक है, एथनोइक अम्ल कहा जाता है इसको, ठीक है, एथनोइक अम्ल कहा जाता है। सिरके में जो पाया जाता है वो कौन सा है, एथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये आपका है मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल ये होता है, ठीक है। और मैलिक अम्ल जो होता है आपका, ये आपका सेब में पाया जाता है, सेब में, सेब में पाया जाता है। और जो मैलिक अम्ल होता है इसका इस्तेमाल जो होता है मैलिक अम्ल का, इससे में पाया जाता है, सोर्स इसका सेब है, सेब में पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है मैलिक अम्ल का, वो आपके क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, और मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा एसिटिक एसिड यानी एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड मैं बता चुका हूँ, लिखा हूँ यहाँ पे, इसे एसिटिक एसिड का सिरके में पाया जाता है, आपको याद रखना। तो इसका प्रश्न के अनुसार जो है सही ऑप्शन ये है, फार्मिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड, इसे बोलते हैं फार्मिक अम्ल, ठीक है। चींटी का तेजाब, तो फार्मिक एसिड। रेड आंट, रेड आंट यानी लाल चींटी में, जो लाल वाली चींटियां होती हैं, लाल वाली चींटी होती है, उसमें फॉर्मलडिहाइड यानी फार्मिक एसिड पाया जाता है, देखना। फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नाइट्रिक एसिड ये आपका केमिकल एसिड है, नाइट्रिक एसिड जो होती है, जो केमिकल एसिड जैसे होती है, जो केमिकल यानी इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में बनाई जाती है, ठीक है ना। और अगर कहें कि फार्मिक एसिड की जरूरत है तो आपको चींटी, लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। और एसिटिक अम्ल जो आपका प्रश्न है सिरके में कौन सा है, तो सिरके में जो है आपका है एसिटिक अम्ल, इसको हम एथोनिक अम्ल भी कहते हैं। तो और बहुत सारे जो एसिड हैं उनको आपको याद रखना है, जैसे कि आपको अगर हम एसिड की बात करें तो, ठीक है, तो एसिड की बात करें तो उसमें जैसे आपका पानी देख लीजिए, जैसे आपका हो गया लाल चींटी में आपका हो गया फार्मिक एसिड हो गया, ठीक है। सेब में पाया जाता है आपका कौन सा, मैलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और आपका जो है क्या कहते हैं, सिरके में कौन कौन सा पाया जाता है, तो आपका जो है एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट में कौन था, आपका सिट्रिक एसिड हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो जो कौन सा एसिड किसमें अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आपको और भी जो और भी एग्जांपल है इसको आपको याद है, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, मैलिक एसिड हो गया, एथनोइक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में, गेहूं खाइए खट्टा लगेगा, ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। टमाटर में जो है कौन सा अम्ल, टैमरिंड, इमली में कौन सा पाया जाता है, टैमरिंड जो है, टैमरिंड जो होगा यानी जो होता है वो इमली होती है, ठीक है, टैमरिंड में। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है, टैमरिंड में, ठीक है ना। तो ये जो सोर्सेज हैं और किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपको याद कर लिए, कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। टार्टरिक यानी कि हो गया आपका इमली में पाया जाता है, जिसे टैमरिंड बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है टोमेटो में पाया जाता है, इसको लिखते रहिए और एग्जाम्पल आपको याद करना है, यहीं कहीं मिलता है उसको तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किस तत्व परमाणु क्रमांक 33 है, किसका परमाणु क्रमांक जो है क्या है, 33 है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका दे रखा है ऑप्शन में आयोडीन, नियान, बेरियम, आर्सेनिक। तो किसका परमाणु क्रमांक 33 है, तो आयोडीन का जो होता है वो होता है भैया, याद रखना है 53, नियॉन का होता है 10, बेरियम का होता है 56 और आर्सेनिक का होता है 33। तो याद रखना आयोडीन का होता है 53, नियॉन का होता है 10, बेरियम का होता है 56, आर्सेनिक का होता है 33, ठीक है। आर्सेनिक यानी ये हरताल बताया गया है, आर्सेनिक होता है। तो आर्सेनिक जो होता है ये आपका नाइट्रोजन फैमिली में आता है, किसमें आता है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार में आता है, यानी कि 15 ग्रुप में आता, 15वें ग्रुप में आएगा। नाइट्रोजन होता है पीरियोडिक टेबल के 15 आवर्त सारणी होती है, उससे 15वें ग्रुप में आपका आता है। तो आर्सेनिक जो होगा उसमें आता है, कौन कौन आता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमनी और एंटीमनी बिस्मथ, ये। तो इसमें आर्सेनिक जो आता है इसमें आ जाता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद करने का ना पास, ठीक है, ठीक है,
सब बकवास, तो इसी से बना हुआ है, तो आर्सेनिक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में आता है। और आर्सेनिक जो होता है एक तरह का आपका सेमी कंडक्टर होता है, एक तरह का सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक होता है। तो इसका जो है डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एलॉय बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर है नियॉन, जो है नियॉन जो होता है, नियॉन लैंप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नियॉन का इस्तेमाल नियॉन लैंप बनाने के लिए किया जाता है। नियॉन जो होता है ये आपका नोबल गैस है, कैसा है ये आपका है नोबेल गैस, नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस मतलब, नोबेल गैस का मतलब होता है जो आप, नोबेल गैस कौन कौन आती है, तो नोबेल गैस आती है आपके हीलियम है, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जेनॉन हो गई, रेडॉन हो गई। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो होती है ये आपकी नोबेल गैसेस होती हैं। तो इसी में नियॉन जो है आपकी क्या है, एक नोबेल गैस होती है। नोबेल गैस वह होती है जो वातावरण में फ्री स्टेट में पाई जाती है, यानी किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं करती है, ना इलेक्ट्रॉन को देती है ना इलेक्ट्रॉन को लेती है, कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इस पर जो है जो चार्ज या वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता जो होती है शून्य होती है, कोई संयोजकता इस पर नहीं होती है। तो ये नियॉन आपका हो जाएगा। आयोडीन, आयोडीन के बारे में जान लेते हैं। तो आयोडीन जो होता है, जो है आपका आई है, तो आयोडीन जो होता है ये आपका हेलोजन में आता है, किस में आता है, हेलोजन में आता है। हेलोजन, हेलोजन जो होता है ये आपका 17 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप में आता है, पीरियोडिक टेबल का हेलोजन है आयोडीन। ये आपका आता है कौन कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, 80। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो इसमें आयोडीन आ रहा है। इसमें आयोडीन की कमी से घेंघा, ग्वेटर नाम की बीमारी हो जाती है, गले के पास फूल आता है, ठीक है, जिसका एक ही इलाज होता है सर्जरी। तो आयोडीन की कमी से होता है वो, जो हमारा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है। जब वो डिसबैलेंस हो जाता है तो ग्वेटर यानी घेंघा नामक बीमारी हो जाती है, किसी कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो ये भी आप जानकारी रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम कहें प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार जो है ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी और चीजें हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है ताकि एग्जाम में आपको फायदा मिल सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या है, ठीक है। तो बेरियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 का रिएक्शन करा दी किसे, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 से करा दीजिए, ठीक है। तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये होता है माइनस। प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ जाता है, तो प्लस वाला जाएगा तो बन जाएगा, ये इसके साथ गया तो बन गया BaSO4 बन गया, और इसके साथ बन गया तो ये बन गया नमक, लवण बन गया 2NaCl, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रतिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या है, तो ये आपका बन जाएगा, ये है आपका सफेद अवक्षेप, ये बनेगा, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट बनेगा, तो बेरियम सल्फेट यानी कि आपका ये बी ऑप्शन यहाँ पे है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बेरियम सल्फेट आपका सही हो जाएगा। ये व्हाइट कलर का सफेद जो है सफेद बनेगा, सफेद, सफेद बनेगा, ठीक है, सफेद का। और ये क्या होता है, ये जो अभिक्रिया है ये है, ये जो अभिक्रिया है ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। अब सर जी इसका क्या मतलब होता है इरिवर्सिबल, तो जो बेरियम सल्फेट बना इरिवर्सिबल यानी एक बार बन गया तो दोबारा अपनी अवस्था में नहीं जा सकता, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो अभिक्रिया होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वह रिएक्शन जो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है, जो यानी सब्सटेंस, जैसे हमने कहा कि अगर हम ले लें H2+Cl2 ये, तो गिव आउट दिएगा यहाँ पे 2HCl बनेगा, ये बनेगा H2+Cl2 2HCl। तो यहाँ पे ये साइन दिखा रहा है कि इससे बन सकता है और इससे ये बन सकता है, यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ बन पॉसिबल है, तो इसे कहते हैं रिवर्सिबल। क्या कहते हैं इसको, रिवर्सिबल अभिक्रिया कहा जाता है, जो दोनों तरफ चली जाए, ठीक है ना। और इरिवर्सिबल तो जो बन गया दोबारा वापस ना आ पाए तो इरिवर्सिबल, ठीक है।
तो ये आपका एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे दूध से दही बना दीजिए, आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, दही से दूध आप नहीं बना सकते हैं, तो कैसे विक्रिया है, ये इरिवर्सिबल वाली है, ठीक है ना। और अगर हम पानी से भाप बना दें, भाप से जो पानी से हम भाप बना दें, या भाप को फिर से ठंडा करके पानी बना दें और ठंडा कर दे तो फिर बर्फ बन जाएगी, तो ये क्या है, ये आपकी रिवर्सिबल अभिक्रिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार आपका बेरियम सल्फेट जो है आपका सही ऑप्शन है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्पेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। अयस्क का मतलब और पूछ रहा है, ये आपका देखिए क्वेश्चन ये सब पूछा गया है 12/1/2023 को सेकंड शिफ्ट पूछा गया है। तो टिन का है, चांदी का है, तांबा का है, जस्ता का है, ठीक है, किसका पूछ रहा है, किसका है, तो ये है, ठीक है, स्पेलराइट किसका है, तो ये होता है, इसका होता है ये ZnFeS, ये स्पेलराइट इसे बोलते हैं, यानी आपका ZnF का सूत्र होता है ZnFeS, तो आपका हो गया ये, यानी कि जस्ते का आपका प्रश्न का जो ओर्स, मतलब ओर्स किसका, किसका ओर है, ये पूछ रहा है किसका ओर है, ठीक है ना, किसका ओर है, हिंदी इंग्लिश बोलेंगे किसका जो है अयस्क किसका है, तो जो है ये ZnFeS जिंक का हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा, ठीक है। इसका और जो होता है, इसका एक होता है कैलामाइन भी होता है, कैलामाइन, ठीक है, इसका आपका और एक होता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड भी इसका होता है, BLEND, ठीक है, ZnS जिसको बोलते हैं, ठीक है। और कैलामाइन होगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, तो ये आपके जिंक के 3 को, एक हो गया आपका ये स्प्लेराइट, ये हो गया आपका, ठीक है, एक होता है कैलामाइन, कैलामाइन बोलते हैं, कैला वही बोला जाएगा, यानी कि हिंदी में कुछ और हो गया, इंग्लिश में कुछ और हो जाएगा, कैलामाइन, जिंक ब्लेंड, ठीक है। ZnS इसका सूत्र होता है, इसका ZnSO4 होता है, और इसका ZnFeS होता है। तो पूछ रहा था इसमें किसका और है, तो जिंक का हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तांबे का होता है, तो तांबे का हो जाता है मैलाचाइट, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, ये जो होता है पाइराइट, कॉपर पाइराइट, तो ये जो होता है किसका होता है, तांबे का, तांबा यानी कि कॉपर का, मैलाचाइट, ठीक है, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट, ये जो और होता है किसका होता है, तांबे का होता है, ठीक है ना। उसके बाद चांदी यानी कि सिल्वर का, तो हो जाता है अर्जेंटाइट, OARGENTIT, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ठीक है, हॉर्न सिल्वर, ये आपका एक सूत्र ये हो जाता है। तो हॉर्न सिल्वर जो भी होता है वो भी जो है आपका ये इसका ही होता है, ठीक है। तो अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओर्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है ना, कि किसके कौन कौन से ओर्स होते हैं, याद करने हैं। टिन का आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, टिन का आप अपने आप बताइए कि टिन के कौन से अयस्क हैं, कौन से ओर हैं, आपको बताना है, ठीक है ना। बाकी मैंने तांबे का लिख दिया है, इसका लिख दिया है, इस तरह से आयरन का होता है हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट जो होता है वो और होता है किसका होता है, उसका कहते हैं गोल्ड, सॉरी गोल्ड कह रहे हैं, आयरन का होता है, ठीक है ना, आयरन का होता है हेमाटाइट। और आयरन के कौन से ओर्स होते हैं उसको पढ़िए। तो ये आपको और सबके अयस्क याद करने, ठीक है ना। और प्रश्न अनुसार जो आपका है वो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई सामग्री, दवाओं और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई सामग्री, दवाओं के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फार्मास्यूटिकल के लिए। ऑप्शन है गन्ना, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन दैट इज पेट्रोकेमिकल है, डी ऑप्शन यहां पर सही है। पेट्रोकेमिकल का मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जो पेट्रोलियम के अनेक प्रकार, जब पेट्रोल को अलग अलग तापमान में गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वो कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, उनसे बनी चीज़ें होती हैं। हमने पढ़ाया है इसको, जो है नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया, जो इसे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं
फाइबर और प्लास्टिक में पढ़ाया था, वो सब जो है पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। प्राकृतिक गैस होती है ये CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं CH4 को? मीथेन। मीथेन गैस। तो मीथेन गैस होती है, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। ये जो होते हैं धान के खेत में, जो धान होता है, धान में कभी आग लग जाती है धान के खेत में, पूरा एकदम जल के राख हो जाता है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील हो जाती है मीथेन गैस तो। और मीथेन गैस का दलदल वाली जगह पे जो होती है, जहाँ पे दलदल होता है, दलदल वाली जगहों पर मीथेन गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस होती है जिसका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस इसको बोलते हैं इसको। फिर आता कोयला जो होता है, कोयले का इस्तेमाल, तो कोयले के प्रकार होते हैं। कोयले के जो प्रकार है 4 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से हैं? एंथ्रासाइट, पहले सबसे खराब वाला होता है पीट, फिर होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट होता है, पीट होता है, लिग्नाइट हो जाएगा, फिर होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस होता है MINOUS, NOUS, बिटुमिनस। और फिर होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये कोल के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पीट, लिग्नाइट, हिंदी में ही बोलते हैं पीट, लिग्नाइट सॉरी, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार के कोल आपके होते हैं, जिसमें पीट और लिग्नाइट लो क्वालिटी का कोल होता है, जिसका इस्तेमाल रोड वगैरह बनाने के लिए की जाती है। और बिटुमिनस होना है, ये हम जो नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो है आग जलाने के लिए, कपड़ा जो प्रेस होता है उसमें, उसको जलाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, इसका इस्तेमाल हम बिजली उत्पादन के लिए करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पे हम कोयले को जलाएंगे, भाप बनेगी बॉयलर में, भाप से जो है स्टीम जो बनेगी, भाप बनेगा, उससे हम जो है टरबाइन को रोटेट कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? प्रोड्यूस होती है। ठीक है, गन्ना, गन्ना जो प्रोडक्शन में, गन्ना जो उत्पादन में जो यूपी जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो गन्ना जो होता है इसका इस्तेमाल जो है वाइन वगैरह बनाने के लिए और अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।